नमो नमः प्रिय छात्राः, आप सभी का संस्कृत शाला की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी सीबीएसई द्वारा सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र जो सैंपल पेपर्स हैं वो पब्लिश किए गए हैं। तो इसी कड़ी में संस्कृत का भी जो सैंपल पेपर है वो पब्लिश हुआ है। बच्चों, सीबीएसई के इस नोटिफिकेशन से एक बात तो यह स्पष्ट हो गई है। बच्चों को जो अभी तक संदेह था, ये स्पष्ट नहीं था कि किस तरह से क्या परीक्षा होगी भी या नहीं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें कुछ भी संभव था। तो जब सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, ये प्रारूप दिया है, इससे एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी परीक्षा ज़रूर होगी। और जो 80 अंक की आपकी परीक्षा है, तो 80 अंक तो वहाँ से हैं और 20 अंक जो हैं आपके वो विद्यालय में जो आपकी गतिविधि हैं, पोर्टफोलियो वगैरह, तो वो आपके जो स्कूल में संस्कृत टीचर हैं वो आपको आपकी गतिविधियों के लिए, आपके कार्य के लिए देंगे। और 80 अंक का ये पेपर होने जा रहा है। तो सीबीएसई ने पहले ही जो आपके पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए थे वो बता दिए थे आपके अध्यापकों के ज़रिए, और वो हमने भी उनके विषय में बताया था, तो आप तक वो पहुंच गए होंगे। तो बच्चों, इन 80 अंकों का जो यह पेपर है, इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आज की जो हमारी यह कक्षा है, इस कक्षा में एक तो हम जो यह अब 80 अंक का प्रश्न पत्र है, पाठ्यक्रम आपको पता चल गया था, तो उस पाठ्यक्रम के अनुरूप जो प्रश्न पत्र तैयार हुआ है, उसमें जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को समझना और उनका उत्तर किस तरह से देना है, उत्तर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की कक्षा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप इस कक्षा को पूरा ध्यानपूर्वक आप देखें और पूरा देखें, जिससे आपको अपना यह प्रश्न पत्र, इसे करने की विधि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है, अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल संस्कृत शाला को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बच्चों, हम इसका जो पाठ्यक्रम है, यदि आपने वो नहीं देखा है, और इस प्रश्न पत्र का जो पीडीएफ है वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारा जो ब्लॉग है esanskritshalla.blogspot.com, वहाँ आपको हम ये उपलब्ध कराएंगे। और उसके अतिरिक्त आपकी क्लास के पाठों पर जो वर्कशीट्स हैं वो भी, और गूगल फॉर्म भी हम वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही एक और बात, आपके प्रश्न पत्र के लगभग हर प्रश्न पर हमारा विचार है कि हम इस पर आपके लिए वीडियो बनाएं, लगभग हर प्रश्न पत्र का मटेरियल आपको प्रदान करें। तो इस विषय में यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमें कमेंट भी करके बताएं कि किस तरह से किन किन प्रश्नों पर आप विशेष रूप से सामग्री चाहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने आज के कार्य। इस प्रश्न पत्र को समझते हैं। अभी आगे देखिए, निर्देश दिए गए हैं। एक तो मुख्य बात यह है कि अब आपके प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न होंगे और आप प्रश्न पत्र का क्रमांक आदि अवश्य लिखें। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखें। प्रश्न पत्र में अब पिछली बार से पूरी तरह से तरीका बदल गया है। अब आपके प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पहला भाग जो है अ भाग, वो बहुविकल्पात्मक रहेगा, जो 40 अंक का है, और दूसरा भाग है आ भाग, जो वर्णनात्मक रहेगा, ये भी 40 अंक का भाग है। तो अब हम देखते हैं, इसे आरंभ करते हैं। और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में ही लिखने हैं यहाँ पर, और प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार हम अवश्य लिखें यहाँ पर। तो चलिए पहला भाग हम आरंभ कर रहे हैं, बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः। तो प्रथम प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम संधिच्छेद पदम वा चिनुत। आपको यहाँ पर जो नीचे लिखे गए ये वाक्य हैं उनमें रेखांकित पद हैं जो डार्क हैं, ये इनमें संधि पद या संधिच्छेद पद आपको चुनना है। मतलब जहाँ पर संधि है तो वहाँ आप उसका संधि विच्छेद पद चुनेंगे जो अलग अलग किया हुआ है, और जहाँ पर अलग अलग किया हुआ है, देखिए संधि छेद है, तो वहाँ आप क्या चुनेंगे, आप वहाँ पर संधि वाला पद उनका चुनेंगे, संधि वाला ही पद करके दिया हुआ है। तो जैसे पहला प्रश्न है, अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। तो आपको अचिरादेव, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, आपकी व्याकरण देखिए पूरी की पूरी ही विकल्पात्मक है, और व्याकरण भी आपकी पूरी की पूरी अनुप्रयुक्त है। मतलब पाठों में से ही आपको व्याकरण के उदाहरण मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र से ये भी आपको स्पष्ट हो रहा है।
आप देखेंगे सारे उदाहरण ही आपके पाठों में से हैं। तो अचिरादेव, अचिरादेव को आप अलग अलग करें तो क्या अलग करेंगे आप? और एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो जब हम यहाँ पर इसे कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप उस प्रश्न को पहले स्वयं आप करके देख लें, उसके बाद आप यहाँ पर हमारे अब निर्देशों को आप सुने समझें और थोड़ा सा स्वयं उसे करके फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके उत्तर कितने यहाँ पर ठीक आ रहे हैं। तो अचिरादेव, अब यहाँ पर द में संधि है और द हुआ है त को, तो क्या बन जाएगा? अचिरात एव। जब भी संधि हो आपको देखना है कि आप या तो जहाँ पर संधि है उसके पीछे से कोई शब्द अलग कर लें या उससे पहले कोई शब्द जो है वो उसे अलग करने की थोड़ा कोशिश करें, तो उससे आपको सहायता मिलेगी। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। अब विसर्ग जब आ गई है तो मतलब विसर्ग संधि हुई है यहाँ पर, तो विसर्ग को यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग को हो जाएगा यहाँ पर ओ, तो बन जाएगा शरीरस्थो महान, ये क विकल्प है। कश्चित, कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, तो कश्चित में ये जो श है ये भी विसर्ग को हुआ है, तो क्या बन जाएगा? कह जमा चित, ये देखिए ग जो हमारा विकल्प है। अब चतुर्थ जो विकल्प है प्रश्न, किंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम, तो अस्मात् नगरात्, अब त को बदलाव होना है और त के सामने जब न आ जाता है तो त को न ही हो जाता है, तो हो जाएगा अस्मान नगरात्, अस्मान नगरात् हो जाएगा। और पंचम है अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अब फिर देखिए विसर्ग को होना है जो होगा, तो विसर्ग को यहाँ क्या होगा? विसर्ग को हो जाएगा स, क्योंकि सामने त वर्ग आ गया है। त या थ यदि सामने आ जाएंगे तो विसर्ग को स हो जाएगा, लेकिन विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, शर्त ये है यहाँ पर। तो ये सही विकल्प है योजकस तत्र। बच्चों एक बात और है यहाँ पर, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं देखिए, और आपको करने कितने हैं? केवलम प्रश्न चतुष्टयम। आपको 4 ही प्रश्न करने हैं। आप चाहें तो ये 5 के 5 आप करके आएँ, उसमें से निरीक्षक जो हैं आपके स्वयं भी वहाँ पर देख लेते हैं। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आपके 4 जो आपने किए हैं वो पूरी तरह से सही हैं, तो आप 4 भी कर सकते हैं, ये आप पर है। अब संधि वाले प्रश्न के बाद देखिए पहला प्रश्न संधि का आया। दूसरा प्रश्न कौन सा है? अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब आपको यहाँ पर या तो समास चुनना है या फिर उसका विग्रह चुनना है। तो जहाँ पर समस्त पद होगा, इकट्ठा होगा, तो आपको उसे अलग अलग करना होगा, और जहाँ पर विग्रह किया हुआ होगा वहाँ आपको उसे अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब इसे, देखिए। और यहाँ पर भी केवलम प्रश्न चतुष्टयम, आपके पास में 4 से अधिक प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको केवल 4 प्रश्नों का 4 प्रश्न ही करने हैं। यहाँ पर 4 के लिए ही उत्तर अंक मिलेंगे, 4 अंक हैं ये। पहला देखते हैं, वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर, वृक्ष उपरि। अर्थ आप इसका करके देखेंगे। समास के लिए बच्चों बड़ी बात यह है कि यदि आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं तभी आप उस समास वाले प्रश्न को कर पाएंगे, उतना ही आसानी आपको यहाँ पर रहेगी। तो वृक्षोपरि मतलब वृक्ष के ऊपर, तो बन जाएगा वृक्षस्य उपरि, ये ख उत्तर है इसका। अब प्रकृति माता सस्नेहम भोह भोह प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संततिः, तो सस्नेहम इस पद के आधार पर आपको कार्य करना है। तो यहाँ जो है वह अव्यय भाव समास है और स की जगह आ जाता है सहितम, और साथ वाले शब्द में विभक्ति लग जाती है तृतीया, तो बन जाएगा स्नेहेन सहितम। सर्वेषाम एवं मत्कृते महत्वम विद्यते समयम अनतिक्रम्य। अब समास में देखिए अनतिक्रम्य जो है ये भी अव्यय भाव का उदाहरण आ रहा है। संधि में जैसे आपने देखा है कि विसर्ग संधि से कई उदाहरण आए हैं, विसर्ग संधि से इसी प्रकार उदाहरण आते भी हैं। ऐसे ही समास में आपके पास लगे हुए भी अव्यय भाव हैं, तत्पुरुष आदि जो समास लगे हुए हैं, समास भी कम ही समास आपके पास लगे हैं इस बार। तो अव्यय भाव में से यहाँ पर प्रश्न देखिए कई हैं ये। तो अनतिक्रम्य जो है वह किस शब्द की जगह आया है? ये है यथा की जगह। तो और समयम को ये समयम ही रहेगा, तो बन जाएगा यथा समयम, इस प्रकार से बन जाएगा। वाक्पटुः, वाक्पटुः अर्थात बोलने में जो चतुर है,
बोलने में। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि सप्तमी विभक्ति लगनी है। तो वाक में शब्द है वाच और सप्तमी बनेगी वाची, तो बनेगा वाची पटुः। और अंतिम है हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः। अब हयाः च नागाः च, यहाँ पर देखिए ये द्वंद्व समास है यहाँ, और हयाः और नागाः ये दो शब्द हैं यहाँ पर मुख्य, इन्हें हम लेंगे और समस्त पद बनाएंगे। और विभक्ति जो है वो केवल अंतिम पद में रहती है। तो यहाँ पर हय शब्द है, यहाँ से हय लिया और यहाँ से नागाः लिया पूरा, क्योंकि विभक्ति यहाँ रहनी है। तो हय नागाः, ये देखिए कहाँ हमें मिल रहा है, क विकल्प है हय नागाः। तो ये इस प्रकार आपको 4 ही करने हैं, तो आप इन्हें कर सकते हैं। समास में एक मुख्य बात जो ध्यान रखनी है आपने, कि आप उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, उसके अर्थ के अनुसार आप विभक्ति लगाएं। तत्पुरुष समास के भी कई उदाहरण आपको मिलेंगे इसमें। और अव्यय भाव के आते हैं तो अव्यय भाव आपने समझा हुआ है, उसी अनुरूप आप ध्यान करेंगे इनका। अब तृतीय प्रश्न है हमारा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य। जो प्रकृति और प्रत्यय हैं, प्रकृति कहते हैं बच्चों जो धातु है, और धातु में यदि कोई उपसर्ग आदि लगा हुआ है तो वो उसकी प्रकृति है, और जो पीछे जुड़ा हुआ है वो है प्रत्यय। इन दोनों को संयोजन करना है, मिलाना है, अथवा उन्हें अलग अलग करना है। इस आधार पर आपको उचित उत्तर विकल्पों में से छांटना है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ही प्रश्न करने हैं, ये भी 4 अंक का है कार्य आपका। अब इसमें देखते हैं, हम कह रहे हैं कि विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अब चक्षुष्मन्तः जो है बच्चों शब्द यहाँ पर, चक्षुष्मन्तः मतलब आपने पाठ में से है, तो आपको एक कोशिश करें बेटा, अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इस पंक्ति का तो अर्थ का अंदाज़ा थोड़ा सा लग जाएगा, अच्छे से भी समझ आ जाएगा आपको। तो विद्वानों को ही इस श्लोक में नेत्रों वाले कहा गया है, नेत्रवंतः कहा गया है, कि आँखों से युक्त हैं। तो चक्षुष्मन्तः में यहाँ पर मतु प्रत्यय है, और चक्षुष शब्द है चक्षुष, चक्षुष जमा मतुप, तो उन्हें मिलाते हैं हम तो चक्षुष्मान बन जाता है पुल्लिंग में, और जब प्रथमा के बहुवचन में हम जाते हैं तो वो बन जाता है चक्षुष्मन्तः। तो ये है चक्षुष जमा मतुप, ख इसका उत्तर रहेगा। विचित्रा दैव गति ही, भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, देखिए जब भी आ आए अंत में यहाँ पर आपके पास में, और बिना किसी विसर्ग या म आदि के आ रहा है, और वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ प्रत्यय कौन सा होगा, टाप, क्योंकि टाप में आ बचता है। अब टाप देखिए और कहीं नहीं है, तो आपको सिर्फ थोड़ा अंदाज़ा लगा तो आप तुरंत पहचान सकेंगे कि ये विचित्र जमा टाप यही उत्तर है। ऐसा ही एक और उदाहरण है, जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। ये देखिए बुद्धिमती वाले पाठ में से आया है। अब धूर्ता शब्द में भी कौन सा प्रत्यय है, टाप ही है यहाँ पर। और ता में देखिए आपको थोड़ा सा आपको विचार करने के लिए इन्होंने क्या दिया है, तल प्रत्यय भी दिया है। अब तल प्रत्यय में बचता है, तल में ता बचता है, लेकिन ये इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग स्थिति में होता है, जैसे नैतिकता, सामाजिकता, धार्मिकता, इस प्रकार के पदों में होता है। और यहाँ पर भी ता यदि नज़र आ रहा है, ता तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अर्थ देखना पड़ेगा कि धूर्त शब्द है, धूर शब्द नहीं है, धूर्त शब्द में आ मिला हुआ है, तो धूर्त जमा टाप। ऐसे ही आगे तृतीय उदाहरण है, तस्य भार्या बुद्धि जमा मतु पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय जुड़ेगा, तो बन गया है बुद्धिमत। और भार्या क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो हमें इस बुद्धिमत शब्द को भी स्त्रीलिंग में चलाना होगा, तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा बुद्धिमती, ये बन जाता है। फिर है सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्व विद्यते। अब महत् शब्द है, त्व यहाँ पर जुड़ेगा इसमें, तो बन जाता है महत्व। और त्व प्रत्यय से युक्त शब्द बच्चों हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो बन जाएगा महत्वम। देखिए 2 त यहीं पर आए हैं, क्योंकि एक त ये है, एक त ये है, यहाँ पर एक ही त है, वो पूरी तरह से अलग है, तो आपके लिए छांटना आसान हो जाएगा। तो विकल्पों में से बच्चों ये स्थिति रहती है कि आपके लिए छांटना जो है वह आसान भी रहता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई भी हो जाती है कई बार। यदि आप उसे अच्छे से समझ नहीं रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पर गलत होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो आप ऐसे इसे कर सकते हैं।
अब देखते हैं हम चतुर्थ प्रश्न को। वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। वाच्य के नियमानुरूप आपको उचित विकल्प को चुनना है। वाक्य में देखिए रिक्त स्थान भरना है आपको। 4 दिए गए हैं प्रश्न, लेकिन आपको करने हैं केवल 3 प्रश्न जो कि 3 अंक के हैं। पहला है, अब आदित्य और अभिनव की बातचीत है। तो वाच्य है भी, देखिए वाच्य कहते किसे हैं, बोलने का एक प्रकार, बोलने का तरीका। तो आदित्य कहता है अभिनव किम डैश क्रीडितुम गच्छसि। अब ये गच्छति गच्छसि से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब गच्छसि जो है वो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता इनमें से क्या है, त्वम। और त्वया जो है इसकी तृतीय विभक्ति में लगता है, तो त्वम आएगा यहाँ पर, किम त्वम क्रीडितुम गच्छसि। फिर अभिनव कहता है न मया तु स्वपाठः। अब यहाँ क्या आएगा, अब ये क्योंकि अब मया के साथ में एक तो क्रियापद आना है, तीनों ही क्रियापद दिए हुए हैं इन्होंने। अब क्या कह रहा है कि मया तु स्वपाठः। अब पठामी आएगा पठ्य से या फिर पठ्यते, तो यहाँ आएगा पठ्यते। फिर है आदित्य कहता है शोभनम, बहुत बढ़िया, त्वम डैश अपि लिखसि किम, त्वम रिक्तस्थानम अपि लिखसि किम, किम आगमिष्यति रिक्तस्थाने, क्या लिखते हो तुम, निबंध। तीनों ही निबंध शब्द हैं, तो विभक्ति पर ही आधारित है। देखिए विभक्ति का आप यहाँ पर जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो इसका मतलब है कि वह कर्तृवाच्य है, और जब कर्ता में क्रिया करने वाले में तृतीय विभक्ति हो तो वह कर्मवाच्य है। तो इनके नियम को यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वाच्य की वीडियो को अच्छे से वहाँ पर समझ सकते हैं, उससे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा यह विषय। तो त्वम निबंधम अपि लिखसि किम। और चतुर्थ है अभिनवः, अभिनव कहता है न रिक्तस्थानं तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते मया, किसके द्वारा, मया, मया तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते, मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जाता है। तो इस प्रकार वाच्य को आप कर सकते हैं। अब पंचम प्रश्न जो है, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। कालबोधक, समयबोधक शब्द को आपको चुनना है। यहाँ भी आपको केवल 4 ही प्रश्न करने हैं जो 4 अंक के हैं। देखिए पहला है अहम सायं 5:30 वादने। अब 5:30 को आप क्या कहेंगे, देखिए ये तो पंच है, और जो साढ़े आप जिन्हें बोलते हैं उसे आप कहते हैं सार्ध। ऐसे ही जो यहाँ पर भी साढ़े हैं, देखिए ये सारे शब्द, ये तो सार्ध आपको जोड़ना है और समय साथ में देखकर जोड़ना है। तो सार्ध पंचवादने सपाद या फिर पादोन, तो बनेगा सार्ध पंचवादने। केशवः प्रातः 6 बजे, 6 वादने, तो क्या कहेंगे, षड्वादने, षड्वादने जागर्ति, आ जाएगा उत्तर में। कपिलः प्रातः 7:30 वादने, तो 7:30 में देखिए जैसे आधा घंटा आया तो इसे बोलेंगे हम सार्ध, तो क्या बनेगा, सार्ध सप्तवादने। तो ये छांटना बिल्कुल आसान है बच्चों। और चतुर्थ है सायं 4:30 वादने। अब ये देखिए फिर वही 4:30 की बात आ रही है, तो बनेगा सार्ध चतुर्वादने, तो बनेगा सार्ध चतुर्वादने। और एक और उदाहरण हमें यहाँ पर मिल रहा है इसका, तो उसमें क्या कहा गया है, प्रणवः रात्रौ 8:45 वादने। अब जब 45 की बात है तो इन्हें हम कहते हैं पौने। अब पौने को कहते हैं हम पादोन। देखिए सवा को सपाद, साढ़े को सार्ध और पौने को पादोन, तो ये बन जाएगा देखिए यहाँ पर पादोन नववादने। एक ही विकल्प में पादोन है। विकल्प भी बच्चों देखिए आपको बहुत मुश्किल करके नहीं दिए गए हैं, विकल्प भी थोड़ा सा आसान ही आपको करके दिए जा रहे हैं। थोड़ी सी सामान्य आपकी परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है, बहुत आपसे गहराई में जाके नहीं पूछा गया है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पादोन नववादने दूरदर्शनम पश्यति। तो छठा प्रश्न है वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चिनुत। वाक्यों के अनुसार आप उचित अव्यय पदों को चुनिए। देखिए किस प्रकार से आप उचित अव्यय पदों को चुनेंगे। इसमें आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं जो 3 अंक के हैं। तो अब देखते हैं हम इनको अव्यय पद छांटना कैसे है। तो रिक्त स्थानम छात्राः पादपान सिंचन्ति। छात्र जो हैं वह पादपों को, पौधों को सींचते हैं। तो कैसे, अब छात्र जो हैं पौधों को सींच रहे हैं, कब, श्वः, ह्यः या इदानीम। अब ह्यः का अर्थ है बीता हुआ कल, तो क्रिया भूतकाल की होनी चाहिए इसके लिए। श्वः का अर्थ है आने वाला कल, तो उसके लिए क्रिया भविष्यत काल की होनी चाहिए।
लेकिन क्रिया वर्तमान काल की है और इदानीम का अर्थ है अब, तो ये आएगा यहाँ पर इदानीम। फिर है दुर्वहम रिक्त स्थानम जीवितम जातम। दुर्वहम जीवितम जातम पाठ की आपके गीत की प्रसिद्ध पंक्ति है। और वैसे भी देखें तत्र, अत्र या फिर अन्यत्र, तो यहाँ आएगा अत्र। निर्जन स्थाने रोदनम रिक्त स्थानम भवति। एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि भाई जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये आपने कहावत सुनी होगी। भाई जंगल में जो निर्जन स्थान पर जो हुआ वो किसने देखा? वहाँ पर कुछ भी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप निर्जन स्थान पर आप अपने शोक पीड़ा जो है वह किसी के आप गुहार लगाएं, वहाँ रोदन करें अपना, तो वो रोदन जो है वो कैसा होता है? अब श्वः तो का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर आने वाले कल का तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, एव का भी कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो वृथा, वृथा मतलब बेकार। तो निर्जन स्थाने रोदनम वृथा भवति, बेकार होता है। फिर रिक्त स्थानम गणितस्य परीक्षा अभवत्। गणित की परीक्षा हुई, हुई मतलब भूतकाल की बात है, तो भूतकालवाची यहाँ पर कौन सा अव्यय है? देखिए उच्चई का अर्थ है जोर से, शनई मतलब धीरे से, और ह्यः मतलब बीता हुआ कल, तो ह्यः गणितस्य परीक्षा अभवत्। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अब सप्तमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। देखिए ये वाक्य हैं, इनमें रेखांकित पद जो हैं वो अशुद्ध हैं। आपको शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चुनुत। शुद्ध पद को आपको यहाँ से छांटना है। यहाँ भी केवल 3 ही प्रश्न करने हैं जो 3 अंक के हैं, तो आप इन्हें करेंगे। देखिए भवान फलम खाद। अब भवान जो है ये कर्ता, भवान मतलब आप, और ये प्रथम पुरुष के कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होनी चाहिए, तो इसलिए ये अशुद्ध है पद। तो खादसी मध्यम पुरुष में है। अब खादंतु, अब प्रथम पुरुष में तो हो, और वचन कौन सा है? एक वचन है, तो खादंतु भी प्रथम पुरुष की क्रिया है, लेकिन एक वचन में बनता है खादतु, तो आएगा भवान फलम खादतु। तो वृक्षाणि हरिताः सन्ति। वृक्ष जो है वो हरे हैं। अब वृक्षों को आप अब वृक्षाणि कहेंगे, वृक्षाः कहेंगे या वृक्षान कहेंगे, तो ये आपको एक तो देखिए हरिताः से पता चलता है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में एक ही लिंग, वचन और विभक्ति होती है। तो हरिताः मतलब हरे, और ये पुल्लिंग की तरह चल रहा है, तो वृक्ष में भी वास्तव में पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो बनेगा वृक्षाः। ऐसे ही सह ग्रामम गच्छन्ति। सह, सह मतलब वह। अब ये एक वचन है, लेकिन क्रिया जो है वह बहुवचन की लगाई हुई है, तो क्रिया कौन से वचन की लेनी है आपको? एक वचन की, तो एक वचन की क्रिया आपको ये मिल गई यहाँ पर, सह ग्रामम गच्छति। अंतिम है आनंदः ह्यः न आगमिष्यति। अब बात हो रही है ह्यः की, ह्यः मतलब बीता हुआ कल, लेकिन क्रिया है किस काल की? भविष्यत काल की, तो आपको ह्यः के अनुसार यहाँ पर भूतकाल की क्रिया लगानी है, और भूतकाल की क्रिया लगाएंगे तो भूतकाल में लंग लकार के प्रत्यय क्या हैं? त, ताम, अन, तो ये पहचानेंगे, तो एक वचन लगाना है, तो यहाँ पर देखिए ये त जुड़ा हुआ है पीछे, तो आप उससे भी पहचान सकते हैं, तो बनेगा आगच्छत। आगच्छति को भूतकाल में हो जाता है आगच्छत। तो इस प्रकार बच्चों आप अपनी इस व्याकरण को कर सकते हैं। ये व्याकरण के प्रश्न हमने किए, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास यह कितने अंक के आए हैं? देखिए 17 और 4 21, 25 अंक के व्याकरण के प्रश्न हमारे पास में रहे हैं। और अब व्याकरण के प्रश्नों को करने के पश्चात हम पठितावबोधनम में से, देखिए जो आप पाठ पढ़ रहे हैं वहाँ से दोनों तरह के प्रश्न आपके पास में हैं। आपके पास यहाँ पर विकल्पात्मक प्रश्न भी हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं। तो विकल्पात्मक जो हैं यहाँ से उन्हें देख लेते हैं हम। तो उसमें स्थिति है, पहला प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है इसका पठितावबोधन में। पहला है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिन्ह। तो आप प्रश्न निर्माण वाला जो प्रश्न आता था वही है यहाँ पर ये। अब आपको निर्माण नहीं करना है, आपको सिर्फ केवल छांटना है यहाँ से। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में तो कहाँ, ये प्रश्न आप ये बनाएंगे कि कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो कस्य तो मतलब किसका या किसकी, और कुत्र मतलब कहाँ। तो आप यहीं इस विकल्प पर रुक जाएंगे, कुत्र आ जाएगा यहाँ पर उत्तर के कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अगला है बुद्धिमती चपेटया, थप्पड़ से, चपेटिका से दोनों पुत्रों को की पिटाई करती है। तो किस से का मतलब कौन। अब कुछ आपको प्रश्नवाची शब्दों का यदि ज्ञान है तो आप आसानी से इनका उत्तर निकाल सकते हैं। तो बनेगा उत्तर, एक और तरीका है,
उत्तर का एक सरल तरीका भी और है, जिससे आपके 4 में से कम 2 या 3 के उत्तर तक तो आप पहुंच सकते हैं। जैसा इस शब्द का अंत वैसा ही आपके प्रश्नवाची शब्द का भी अंत होगा। ऐसा आपको 4 में से 2-3 में तो अवश्य मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पर और क शब्द में जोड़ना है आपको उसे, तो चपेटया कया, ये मिल गया है। तो मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना अस्ति, किसकी आराधना है? प्रकृति की। तो किसकी, अब ये किसकी और स्त्रीलिंग में आपको जाना है, क्योंकि किम शब्द तो तीनों लिंगों में चलता है। तो का, कस्य अथवा कस्याः, तो उत्तर आएगा कस्याः। तो अब एक और है, यहाँ देखिए प्रश्न आपको कितने करने हैं? प्रश्न 5 करने हैं आपको। प्रश्न निर्माण 5 अंक का है, तो आपको 5 ये प्रश्न बनाने हैं। आपको दिए हुए हैं विकल्पों वाले प्रश्न, ये 6 दिए हुए हैं। देखिए, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः, तो क शब्द में क्या जोड़ेंगे? विसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा कह, तो कह, किम या का, तो बनेगा कह। ऐसे ही करुणापरो गृही तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत, तो तस्मयी तो बन जाएगा प्रश्नवाची शब्द इसकी जगह, तो कस्मयी। ये देखिए यहाँ पर है, तो देखिए क में हमने बस जो पीछे जुड़ा हुआ है वो जोड़ दिया, कस्मयी। यहाँ पर कह, इस तरह से थोड़ा सा एक अनुमान लग जाएगा बच्चों। देखिए, इसके लिए आप पूरा तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपके 6 में से 6, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा इसको आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे, 6 में से 2-3 आपके ठीक होने के चांसेस हैं। पूरे आप अंक चाहते हैं तो आप किम शब्द को याद करें, उसे समझें, और साथ ही जो कुछ अन्य जो 6-7 शब्द और हैं उनको भी आप अच्छे से एक बार समझ लें, देख लें आप उनको, तो आप यहाँ पर पूरे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, संसार में जो विद्वान हैं वो अपने ज्ञान के नेत्रों से ही नेत्रवान कहे जाते हैं। अब बहुवचन है यहाँ पर, विद्वांसः, तो कौन, तो कह का अर्थ भी कौन होता है, लेकिन ये एक वचन है, बहुवचन में क्या बनेगा? के, तो उत्तर हो जाएगा के। अब नवमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। ये रेखांकित पद हैं और प्रसंग के अनुसार आपको उचित अर्थ छांटना है। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ कई बार हो जाते हैं, तब आपको आपकी सहायता करता है प्रसंग, कि कौन सा प्रसंग चल रहा है वहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, नवमालिका रसालम मिलिता, यहाँ पर आपको रसालम का अर्थ बताना है। अब रसालम का जो मुख्य अर्थ है वह होता है आम्रम, और यहाँ पर नवमालिका आई है साथ में, नवमालिका से मिले, नवमालिका जो है वह आम का आश्रय लेती है, नई नई जो बेल आदि हैं जो, तो यदि आम आदि के वृक्ष का आश्रय लेती हैं तो आम्रम, तो रसालम का यहाँ पर आम्रम हो गया। अब राजपुत्र से भार्या, भार्या मतलब पत्नी, उसकी पत्नी, तो यहाँ पर पत्नी विकल्प में है, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। वृक्षः जवेन गंतुम, वृषः, क्षमा करें, वृषः जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्। अब जवेन में देखिए जव शब्द है, अब जव जो है वो एक अन्न भी होता है, जौ आप जिसे कह देते हैं, और जवेन का अर्थ तीव्र गति से भी होता है, तो मंदम मंदम तो नहीं होता है। देखिए, तो इन दो में से, और आपको अगर प्रसंग देखेंगे तो जाने की बात हो रही है, तो अन्न का तो कोई संबंध नहीं है यहाँ से, तो जाना ही होगा तीव्र गति का, तो जवेन का अर्थ हो गया तीव्र गति से, तीव्र गत्या। अगला है करी, करी च सिंहस्य बलम जानाति। अब ये श्लोक में आपने पढ़ा है कि सिंह के बल को जानता है कौन? करी, करी मतलब हाथी। अब हाथी को और क्या कहते हैं? अब हाथी को और कहते हैं अब गजह। और अंतिम है यहाँ पर इसका कि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। ये वो श्रीगाल कहता है कि मुझे अपने गले से बांधकर तुम सत्वरम चल, शीघ्रम चल, तो शीघ्रम आ जाएगा यहाँ इसके उत्तर के रूप में। तो इस प्रकार हमने प्रसंगानुकूल उचित अर्थ हमने छांटा है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। अब यहाँ पर जो है यह प्रश्न देखिए बच्चों 6 अंक का प्रश्न है। 34 अंक हो चुके हैं हमारे विकल्पों में, 6 अंक ही बाकी हैं, उन्हें देख रहे हैं हम। केवलम प्रश्न षटकम, 6 प्रश्न करने हैं। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। अब यहाँ ये भाषिक कार्य बच्चों कौन सा भाषिक कार्य है? ये भाषिक कार्य वो है जो आपके पहरों के में आता था,
वहाँ आपसे कि शब्द पूछ लिया जाता था कि इसका आप विपर्य बताइए, पर्याय बताइए, विशेषण विशेष्य आदि जो पूछा जाता है, इस प्रश्न में वही सब आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो विशेष्य पद की बात आई है, अब विशेष्य और विशेषण की स्थिति ये है कि दोनों में समान विभक्ति होती है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसे कहते हैं विशेषण। तो दुर्दांतैर दशनैरमुना, दुर्दांत दांतों से, अपने जो भयानक दांतों है उनसे यह हमारा जो ये सबका जो सब लोगों का जो ग्रसन है, जनग्रसनम न स्यात्, लोगों का विनाश न हो, अर्थात ये काल जो है, ये प्रदूषण जो है, ये अपने भयानक दांतों से इन सब लोगों को समाप्त न कर दे। तो किन को समाप्त न कर दे? दांतों को। किन से समाप्त न कर दे? दांतों से। और कैसे? दुर्दांतई ही। तो ये दुर्दांतई ही विशेषण है, और किसके लिए आया है? दशनई की विशेषता बताने के लिए आया है। तो विशेष्य हो गया है दशनई ही। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में घने जंगल में एक बाघ को देखा। तो अत्र वने, वने का अर्थ क्या है? जंगल। तो बच्चों देखिए, इन प्रश्नों को समझना बहुत आसान होता है, जो भाषिक कार्य के प्रश्न हैं। दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो बात यह है कि किसके विषय में बताना है, दूसरी बात होती है क्या बताना है। तो किसके विषय में बताना है ये जानना बिल्कुल आसान है, वो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेगा। जैसे पूरी लाइन है, इस लाइन में भी आपको एक शब्द मिल गया है, ये इसके बारे में बताना है। और क्या बताना है ये आपको बाकी शब्दों में से कोई एक शब्द जो कीवर्ड होगा, जैसे यहाँ विशेष्य बताना था, यहाँ पर्याय बताना है, यहाँ क्रिया बतानी है, यहाँ पर विलोम पद बताना है, तो एक जो कीवर्ड है वो आपको बता देगा। तो जब तक आपके ये समझ नहीं आएगा बच्चों, तब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से पहले समझें, उसके बाद आप उसका उत्तर ढूंढना आरंभ करें। और विकल्पों में लिखा हुआ है तो आपके पास में विकल्प तो है ही, कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे ही, लेकिन समझ कर करेंगे तो आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। तो वने इस अर्थ में कौन सा? उसका पर्याय पद, पर्याय, समानार्थक या फिर इत्यर्थी, इन तीनों का एक ही अर्थ आप माने। इन तीनों के यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द ही उत्तर में लिखना है। तो वने का पर्यायवाची क्या आया यहाँ पर? कानने। आगे देखते हैं। सह ऋषभः हलमुढ्वा गंतुमशक्तः क्षेत्रे पपात, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? तो देखिए, अब इसमें अंदाजा लगाइए आप यहाँ पर। तो पपात, पपात मतलब गिर पड़ा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पपात। और अग्रिम है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, जो किसी निमित्त के कारण जो क्रोधित होता है वो निश्चय ही उसके दूर होने पर प्रसन्न हो जाता है। तो इस वाक्य में प्रकुप्यति इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, प्रकुप्यति का विलोम पद कौन सा आया है? प्रकुप्यति मतलब क्रोधित होना, और उसका विलोम पद आया है कौन सा? प्रसीदति, प्रसन्न होना। और सारे आपके पाठों में से ही हैं। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो फिर आपका यह बिल्कुल सही रहेगा यह उत्तर आपका। अगला है क्रुद्धः सिंहः वानरं प्रहर्तुम् इच्छति, अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। तो विशेषण पद आपने बताना है यहाँ पर। तो क्रुद्धः सिंहः, अब ये दो पद हैं, एक दूसरे की यहाँ पर विशेषण विशेष्य जुड़े हुए हैं। क्रोधित शेर, तो विशेषण बताना है, कौन सा शब्द विशेषता को बता रहा है? क्रुद्ध। और कौन था क्रुद्ध? शेर। तो शेर विशेष्य है और क्रुद्ध विशेषण है, तो ये उत्तर हो जाएगा क। आगे है आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, यहाँ पर कर्तृपद बताना है। कर्तृपद का मतलब है बेटा कर्ता। कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है, करने वाला होता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। तो दोनों चलने लगे, चलने लगे। कौन चलने लगे? जब भी कर्ता आपसे पूछा जाए ना, तो आप ये ध्यान रखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन। तो कौन चलने लगे? उभौ, वे दोनों। तो ये यहाँ पर आ जाएगा उत्तर उभौ। अगला है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, अत्र विशेषण पदम किम। आप देख रहे हैं, देखिए विशेषण विशेष्य वाले, अब जब 8 प्रश्न आए हैं, इनमें से 3 पद आ गए हैं विशेषण विशेष्य वाले। यहाँ पर भी हमने वीडियो आपको कुछ विषयों पर तो हम आपके वीडियो तैयार कर चुके हैं, और कुछ विषयों पर शीघ्र ही आप तक वीडियो हमारी पहुँचेगी। तो आप विशेषण विशेष्य पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं।
यहाँ विशेषण बताना है, आपने विशेषण छांटना है। तो पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्याधन देता है। क्या देता है? विद्याधन। और कैसा विद्याधन? जब भी विशेषण पद आप छांटें तो कैसा या कैसी, कैसे, इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढें। तो कैसा विद्याधन? महत्। तो ये महत् जो है ये विशेषण है। और अंतिम है आपका तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। अत्र निकटे, निकट अर्थात समीप, इस अर्थ में कौन सा पद आया है? अब हम आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, मैंने यहाँ पर अभी बोला था। तो कौन सा आया है निकट इस अर्थ में? निकषा। तो बच्चों इस तरह ये 40 अंक का हमारा हमने विकल्पात्मक जो भाग है उसे देखा है। अब बारी आती है हमारे आ भाग की, जो कि है वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ से हम इसे देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो अपठितावबोधनम से है। अपठितावबोधनम का अर्थ है कि ऐसा भाग जो हमने नहीं पढ़ा है उसे अवबोधन करना, मतलब समझना। तो इसे समझने के लिए हमें एक पहरा दिया गया है। आपको पहले इस पहरे को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके या इसको आप थोड़ी देर आप ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़ें, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। और इस पहरे में देखिए, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। राजा दिलीप के विषय में बताया गया है और किस तरह से राजा दिलीप जो हैं वह जब गाय की सेवा करते हैं, नंदिनी गाय की, तो कैसे वो नंदिनी गाय को शेर से बचाते हैं। तो उस प्रकार की उस घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो राजा दिलीप की ही विशेषता बताई गई है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्नों में देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने है यहाँ पर एक पदेन उत्तरत की स्थिति है। एक पदेन उत्तरत में पहला प्रश्न है, दिलीपः कया सह गोसेवाम अकरोत्। महाराज जो दिलीप हैं वो कया सह, किसके साथ उन्होंने गोसेवाम अकरोत्। अब जब आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है बच्चों, देखिए आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सीधा आप इस पहरे में जाना पड़ेगा। और पहरे में आप जाएंगे तो आप उस पंक्ति को ढूंढेंगे जहाँ इस प्रश्न के ज़्यादातर शब्द हैं। तो आप उस पंक्ति को यदि नहीं ढूंढ पाएंगे, सबसे पहला काम तो आपका पंक्ति ढूंढना है। पंक्ति यदि आपको मिल गई तो उत्तर उसके आसपास ही आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए पंक्ति आप यदि यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये पंक्ति है, दिलीपः स्वभार्यया सह गोसेवाम अकरोत्। तो ये ज़्यादातर शब्द हमें मिल गए। जरूरी नहीं कि हर शब्द मिले आपको, कई शब्द हमें मिल गए हैं। तो अब उत्तर छांटना है। प्रश्नवाची शब्द है कया सह। अब फिर देखेंगे प्रश्नवाची शब्द कौन सा है, उसका अर्थ आप समझें कि किसके साथ, दिलीप ने किसके साथ गोसेवा करी। तो किसके साथ? तो अपनी पत्नी के साथ, स्वभार्यया। और क्योंकि आपको एक पद में ही उत्तर लिखना है तो आप उत्तर लिखेंगे स्वभार्यया। अग्रिम प्रश्न है, दिलीपः किमर्थम स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत्। अब किमर्थम ये शब्द यहाँ पर प्रश्नवाची शब्द है। किमर्थम का अर्थ है क्यों। अब ये पंक्ति आपको कहाँ मिल रही है? देखिए ये आपको सबसे अंतिम पंक्ति जो है ना, अंतिम पंक्ति में मिल रहा है कि दिलीपः गोरक्षायै यहाँ पर अभवत् तक ही। तो अब यहाँ पर किमर्थम मतलब क्यों, किस लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गए थे? तो गोरक्षायै। और अंतिम है, सूर्यवंशे सर्वप्रथमम कः नृपः अभवत्। सूर्यवंश में सबसे पहले कौन से राजा हुए? तो आप इस पंक्ति को ढूंढेंगे, सूर्यवंश सर्वप्रथम। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इन कीवर्ड्स को ढूंढें और आप जब 1-2 बार इसे पढ़ लेते हैं, 1-2 प्रश्न को छांट लेते हैं, आपको लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि ये शब्द कहाँ आए हैं। ये शब्द देखिए यहाँ आरंभ में है, तो क्या उत्तर बनेगा? मनुः। सूर्यवंशे सर्वप्रथमम मनुः नाम नृपः अभवत्। इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं। अब जो प्रश्न है वो पूर्ण वाक्यहीन वाले प्रश्न हैं। अब पूर्ण वाक्यहीन में आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको केवल 2 करने हैं। और पूर्ण वाक्य का प्रश्न देखिए बच्चों, 2-2 अंक के हैं, 4 अंक के हैं, कुल मिलाकर 2 प्रश्न। तो पहला है, गुरु वशिष्ठः किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत्। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया था नंदिनी की सेवा का, तो किमर्थम, क्यों दिया था? तो आप इस पंक्ति को यहाँ ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए गुरु वशिष्ठ कौन सी पंक्ति में आपको मिलेगा?
तो गुरु वशिष्ठ शब्द यहाँ पर पूरे पाठ में एक ही बार आया है, वो ये रहा यहाँ पर। तो सेवार्थम भी आ गया, नंदिन्यः सेवार्थम भी आ गया। तो इसका मतलब उत्तर इसी पंक्ति में है। तो यहाँ से आप अब उत्तर आपको बनाना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सीधा सीधा आपको उत्तर मिल भी जाता है और कई बार आपको बनाना भी पड़ता है। तो प्रश्न अब क्या था आपका, देखिए प्रश्न था कि गुरु वशिष्ठ ने किमर्थम नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत। तो क्या बनेगा, गुरु वशिष्ठ संततिम प्राप्तुम कामधेनोः पुत्र्याः नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। यहाँ से आपका उत्तर आरंभ हो जाता है। गुरु वशिष्ठ, आप ये भी कामधेनोः पुत्र्याः काट सकते हैं यहाँ से। गुरु वशिष्ठ संततिम प्राप्तुम, ये इसका मुख्य उत्तर है। संतति प्राप्त करने के लिए नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। तो कई बार यदि कुछ बच्चे इसे ऐसा राजा दिलीपः से लेकर यहाँ तक भी लिख देते हैं, यद्यपि ठीक है यह ऐसा उत्तर, लेकिन यदि आप उत्तर बनाकर लिखेंगे अच्छे से तो चेक करने वाले जो आपके निरीक्षक होंगे, आपके जो उत्तर पुस्तिका को जांचेंगे, तो वो आपसे प्रभावित होंगे यदि आप अच्छे से उत्तर बनाकर लिखेंगे। तो फिर निरीक्षक पर आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने बहुत बढ़िया से लिखा है। तो और साफ साफ आप लिखाई में लिखेंगे तो उसका भी बड़ा असर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दिलीपः कथम प्रजापालनम करोति स्म, कैसे प्रजा का पालन करते थे महाराज दिलीप। तो सबसे पहले आपको पंक्ति ढूंढनी है, प्रजापालन शब्द ढूंढना है, कहाँ है, दिलीप है। तो प्रजापालन शब्द ये रहा, देखिए प्रजापालन करते थे, तो वाक्य यहाँ से शुरू है, दिलीप से ही है। तो एक तरह से ये पूरा वाक्य ही है कि दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवच्च प्रजापालनम करोति स्म। तो ऐसे आप इसका उत्तर पूरा, ये हाँ आसान था प्रश्न, यूँ का यूँ उत्तर लिख दिया आपने। फिर एक प्रश्न आया है कि दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्, कितने दिन तक उन्होंने गो सेवा की। तो अंत में इसका आया है उत्तर, देखिए तो गो सेवाम अकरोत् और कितने दिन, 21 दिवस पर्यंतम। तो आप थोड़ा सा प्रश्न से लेंगे, थोड़ा यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दिलीपः 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। हमने देखा, देखिए कि यहाँ हमने कति की जगह, कति का अर्थ है कितने, कति की जगह हमने केवल उत्तर का शब्द रखा और हमारा उत्तर पूरा हो गया, बाकी हमने प्रश्न से ही लिया है। तो ऐसे आप पूर्ण वाक्य का उत्तर बनाना सीख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर आया है देखिए कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। आपको शीर्षक लिखना है। जब आप इस पहरे को पढ़ते हैं तो आपको देखिए इसमें जो शीर्षक बनेगा, शीर्षक वो होता है एक शब्द, दो शब्द में, जिसे पढ़ते ही आपको उस पहरे के विषय का अंदाज़ा लग जाए कि इस पहरे में किस बारे में बताया गया है। तो एक तो बड़ी बात है, महाराज दिलीप के विषय में बताया गया है, तो कोई भी शीर्षक महाराज दिलीप के नाम के बिना नहीं हो सकता पूरा। तो अब क्या बनाएंगे, अब आप एक शीर्षक आप बना सकते हैं राजा दिलीपः, ये भी हो जाएगा। फिर महाराज दिलीपः, और आप थोड़ा सा अच्छा आप इसका शीर्षक बनाएं तो, क्योंकि उनकी गो सेवा के विषय में कहा गया है, तो गो सेवकः महाराजः दिलीपः, या गो सेवकः दिलीपः, गो भक्तः दिलीपः, ऐसा भी आप बना सकते हैं, क्योंकि गाय के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगा दी थी, तो गो भक्त हैं वह पूरी तरह से। तो इस प्रकार आप यहाँ पर राजा दिलीप, महाराज दिलीपः, सम्राट दिलीपः, गो भक्तः दिलीपः, गो सेवकः दिलीपः, ऐसे कई सारे शीर्षक हो सकते हैं। एक और बात याद रखिए कि गद्यांश का या जब शीर्षक आप लिखते हैं तो शीर्षक एक से अधिक हो सकते हैं। ये तो हम आदर्श प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो प्रश्न पत्र आपके पास आएगा वहाँ आपको स्वयं निर्णय लेना है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे उसका। और अब आए हैं यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, आक्राम्यत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। अब ये पहरे से छांटना है आपको, इसलिए ऑप्शन वाले प्रश्न हैं ये, लेकिन फिर भी आपको दिए गए हैं कहाँ, पहरे के साथ में। तो आप कैसे छांटेंगे, आपको आक्राम्यत शब्द ढूंढना पड़ेगा। आक्राम्यत आप ढूंढें, अथवा आप अर्थ यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हर बार भी ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। आक्राम्यत मतलब आक्रमण किया। अब जब कर्ता का अंदाज़ा लगाना है तो हमने पहले देखा था कि जब भी कर्ता बताना है तो क्या पूछना है कि कौन या किसने। तो किसने आक्रमण किया, आक्रमण दिलीप ने तो नहीं किया था, वशिष्ठ ने भी नहीं किया, तो किसने किया था, शेर ने किया था। किस पर, नंदिनी पर।
फिर क्षमाशील स्वभाव वाले, क्षमा से युक्त स्वभाव। इस इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात चित्वा, गद्यांश से इसका विशेष्य छांटना है, मतलब क्षमाशील ये विशेषण है। और किसके लिए आया होगा, कौन है क्षमा करने वाले, कौन है क्षमाशील? तो क्षमाशील वह वशिष्ठ हैं या दिलीप हैं या फिर पराक्रमी, तो स्वयं में विशेषण है। तो ये आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज दिलीप के लिए कहा गया है। आप इसे ऊपर चेक भी कर सकते हैं। फिर वंशे इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। वंश, वंश परंपरा, कुल परंपरा, इसका पर्याय समानार्थ वाला शब्द कौन सा आया है, कुले। और अनुच्छेद में अलसः, इस पद का कः विपर्ययः आगतः। विपर्यय मतलब उसका विपरीत अर्थ। अब इनमें से अलसः मतलब आलसी, आलसी का विपरीत क्या होगा, जो मेहनत करने वाला हो, परिश्रम करने वाला हो। अब इसमें ज़्यादा आपको उलझाया नहीं गया है, एक ही विकल्प ऐसा है जो इसका विपरीतार्थक हो सकता है, वो है परिश्रमी। तो इस प्रकार हमने अपठित अवबोधन को करके देखा है। अभी 10 अंक का हमारा यह कार्य था। अब हम बढ़ते हैं अपने रचनात्मकम कार्यम की ओर, और इसमें आपको जो करना है वो है 12वां प्रश्न। पहले हम 12वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए बच्चों, अब 12वें प्रश्न में हमें करना है एक ये पत्र है हमारे पास में, पत्र में पढ़ते हैं अभी एक बार इसके विषय में। भवान अभिनवः, भवान पितुः स्थानांतरण वशात असम प्रदेशम आगतः। अब आपका नाम क्या है, आप अभिनव हैं। आप अपने पिता के स्थानांतरण के कारण असम प्रदेश में आ गए हैं, अब असम राज्य में आप आ गए हैं। और स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है आपको। उसके लिए प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। आपको पत्र दोबारा उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक तो आप ध्यान रखिए कि ये जो आपके विकल्पों के नंबर हैं ये आप सही डालें बिल्कुल यहाँ पर। अब बच्चों ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी होती है, पत्र को करने की कॉमन सेंस क्या है। आप सबसे पहले ये देखें कि पत्र को कौन लिख रहा है, नंबर 2 किसे लिख रहा है, नंबर 3 ये है किस विषय में लिख रहा है। ये तीन बातें आपको अवश्य मिलेंगी प्रश्न पत्र में, और इनसे यकीन मानिए आपके कम से कम 3 से 4 रिक्त स्थान तो इन्हीं से ठीक हो जाएंगे आपके। अब किसको लिखा जा रहा है प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को। और जब प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाएगा तो आप फिर बहुत सी बार अपने विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखते हैं, तो उससे एक सेंस आपकी समझ बन जाएगी कि कहाँ आरंभ में क्या लिखना है, विषय कहाँ लिखना है, अंत में क्या लिखना है। कुछ एक सामान्य समझ आपकी बन जाएगी, जिसे मैं कॉमन सेंस कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, जैसे कि सेवायाम। अच्छा, उससे पहले भी हम विषय को पढ़ने के बाद दूसरा जो काम करना है, हमें तुरंत मंजूषा पढ़नी है। हम मंजूषा को पढ़ें, उसके बाद हम पत्र को पढ़ना आरंभ करें। तो मंजूषा में देखिए क्या है, जहाँ से आपको छांटने, एक तो सविनयम शब्द है, विनयपूर्वक। अब इसका आप जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है, जब आप कहते हैं ना कि सविनय निवेदन यह है, वहाँ पर। पठामि, पढ़ता हूँ। प्रधानाचार्य, अब इसका उपयोग तो आरंभ में जब आप उन्हें संबोधित करते हैं तो वहाँ पर होता है। परिवारेण, ये विषय बीच में आएगा। देखिए परिवार, जब सारी बात आप बताएंगे कि ये हुआ है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, मुझे वहाँ पर रहना है, तो ये सारी बात एक कॉमन सेंस की बात है जो कि विषय को देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाएंगी। करिष्यति, प्रदाय, प्रदाय मतलब देकर। स्थानांतरणम, स्थानांतरण, तबादला। पठिष्यामि, पढ़ूंगा। महती, बहुत बड़ी। और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी अर्थात आपकी आज्ञा को मानने वाला। अब ये आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे आता है, जब आप पत्र का अंत कर रहे होते हैं, वहाँ आता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो देखिए 2 तो सीधे सीधे हमने उनका स्थान पता चला लिया, सविनयम और आज्ञाकारी का, प्रधानाचार्य का भी 3 का बल्कि, और बाकी हमने देखा कि बीच में विषय में आएंगे। तो मंजूषा को पढ़ने का ये लाभ हो जाता है। अब आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पर हम इस पत्र में इन रिक्त स्थानों को भरने का अभ्यास करते हैं। देखिए पहला ही जो रिक्त स्थान है, सेवायाम, माननीया। अब माननीया क्या बनेगा यहाँ पर, माननीया प्रधानाचार्य, डीएवी विद्यालय नवदेहली। और विषय क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम महोदये। अब विषय आपका शुरू हुआ है और निवेदनम अस्ति, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सविनयम, सविनय निवेदन है। यत अहम भवत्याः विद्यालये 9वीं कक्षायाम, 9वीं कक्षा में
क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा पठामि, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पितुः असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे संजातम, मेरे पिता का असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है क्या? तबादला अर्थात स्थानांतरणम, तो यहाँ आ जाएगा चौथे में स्थानांतरणम। फिर कहता है कि मम संपूर्ण परिवारः तत्रैव गत्वा निवासम, क्या होगा? वहाँ जाकर निवास करिष्यति, करेगा। अहमपि रिक्त स्थानम सह गत्वा, जब परिवार वहाँ जाएगा तो मैं भी परिवारेण सह गत्वा तत्रैव, वहीं पर क्या करूँगा? और पूर्ण विराम है अंत में, वहीं पर क्या करूँगा मैं? पठिष्यामि, वहीं मैं पढ़ूंगा, क्रियापद आना है यहाँ पर। फिर कहता है कि अतः अहम प्रार्थये, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यत् कृपया मह्यम स्थानांतरण पत्रम रिक्त स्थानम अनुगृह्णातु, स्थानांतरण पत्र देकर, मतलब प्रदाय, अनुगृह्णातु अनुगृहित करें, और भवत्याः रिक्त स्थानम कृपा भविष्यति, आपकी कृपा होगी। कैसी? 2 ही विकल्प बचे हैं, एक तो आज्ञाकारी जो यहाँ आएगा, और एक और विकल्प बचा है महति, तो वो विशेषण है किसका? कृपा का, कि कैसी कृपा? बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी, अति कृपा होगी, तो महति यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप पत्र को अच्छे से समझकर भरें। ये औपचारिक पत्र का उदाहरण था। जब आप अनौपचारिक पत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ उसकी कॉमन सेंस थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि रिश्तेदार कोई पुत्र पिता को लिख रहा है, पिता पुत्र को लिख रहा है, दोस्त दोस्त को लिख रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा आरंभ में संबोधन, अभिवादन आदि थोड़ा सा अलग रीति से किए जाते हैं। इसके बारे में आप यदि और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, उसकी उपलब्ध है यहाँ पर। अग्रिम प्रश्न अब आरंभ करते हैं, जो कि हमारा 13 प्रश्नः अस्ति। प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तो आपको अब इन शब्दों की सहायता से 5 वाक्य लिखने हैं आपने संस्कृत में। अब चित्र देखकर वाक्य लिखने हैं। देखिए बच्चों, चित्र देखकर वाक्य लिखना जो है बहुत रोचक कार्य है और बड़ा आसान कार्य है। इसके लिए थोड़ी सी यदि आप समझ रखेंगे, और आपकी सहायता के लिए बच्चों देखिए मंजूषा भी दी गई है, और लेकिन मंजूषा देने का अर्थ ये नहीं है कि आपको इन सभी शब्दों का ही प्रयोग करना है, इनके बाहर आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप इससे बाहर भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी सहायता के लिए है, ये आपको एक दिशा देने के लिए है कि आप इस तरह का वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप चित्र देखकर वाक्य ये बनाएं कि चित्र कहाँ का है। तो चित्र कहाँ का है ये चित्र? तो चित्र को देखकर अंदाज़ा लग रहा है आपको, और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप मंजूषा को भी देख सकते हैं। तो क्या बनेगा? ये रक्षाबंधन का चित्र है यह, और रक्षाबंधन का जब यह चित्र है तो हम कह सकते हैं कि एतत् चित्रम रक्षाबंधन पर्वणः अस्ति। यह चित्र जो है यह रक्षाबंधन पर्व का है। देखिए रक्षाबंधनम भी यहाँ आ रहा है और पर्वणः भी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एतत् चित्रम रक्षाबंधन पर्वणः अस्ति। दोनों को हम मिलाकर एक शब्द बना देंगे तो बन जाएगा रक्षाबंधन पर्वणः। इस प्रकार से एक और वाक्य हम बना सकते हैं। देखिए भगिनी जो बहन है, ये बहन है, ये अनुजस्य मणिबंधे, मणिबंध कहते हैं कलाई, तो अनुजस्य मणिबंधे रक्षासूत्रम बध्नाति। जो बहन है वो छोटे भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है। यहीं से पूरा वाक्य बन गया हमारा ये। फिर और चित्रे स्थालिका अस्ति, ये थाली रखी हुई है यहाँ पर। फिर आप बना सकते हैं कि स्थालिकायाम मिष्टान्नम अस्ति, और स्थालिकायाम रक्षासूत्रम अपि अस्ति। ये भी एक वाक्य आपका बन गया। एक बात जो है ज़रूरी यहाँ पर बच्चों, छोटे छोटे वाक्य आपने बनाने हैं। छोटे छोटे वाक्य आप बनाएंगे तो उतना आपकी वाक्य गलत होने की संभावना कम रहेगी। एक आप और प्रश्न बना सकते हैं, चित्रे सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। तो इस प्रकार हमने आप यहाँ से 6-7 वाक्य बना लिए हैं, तो आप भी ऐसे यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। अगला विषय क्या है? देखिए इसके विकल्प में एक जो आता है वो है मंजूषा प्रदत्त पद शब्दानां सहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य 5 संस्कृतवाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत। आपको अनुच्छेद लिखना, और विषय दिया है दीपावली। दीपानां पंक्ति, दीपों की पंक्ति जो है वो उसे दीपावली कहा जाता है।
तो दीपावली पर एक अनुच्छेद लिखना, एक छोटा सा पहरा लिखना है आपको संस्कृत में, और इन शब्दों की सहायता से आप उसे लिख सकते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दीपावली ही दीपानां पर्व अस्ति, या प्रसन्नतायाः पर्व अस्ति, अथवा और आप वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं, अस्मिन् चित्रे, या अथवा क्योंकि हमें दीपावली पर बनाना है, हमें अनुच्छेद लिखना है, अब चित्र नहीं है, तो दीपमालिकोत्सवः अमावस्यायां मान्यते। दीपमालिका जो उत्सव है, जो दीपावली है, वो अमावस्या में मनाया जाता है। और किस महीने की, कार्तिक मास की, वो भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। और अस्मिन् दिवसे जनाः रात्रौ दीपानां पंक्तिभिः गृहम् अलङ्कुर्वन्ति। और जनाः मातरं लक्ष्मीं गणेशं च पूजयन्ति। और क्या करते हैं लोग, जनाः मिष्टान्नं वितरन्ति। बालकाः विस्फोटकान् स्फोटयन्ति। सर्वे जनाः दीपोत्सवम् उत्साहेन मानयन्ति। और प्रतीक शब्द पर भी आप बना सकते हैं कि प्रतीक है, तो दीपावली ही अंधकारस्य उपरि प्रकाशस्य विजयस्य प्रतीकम अस्ति। आप किसी ऐसे वाक्य से आप इस अनुच्छेद को पूरा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। और वैसे दोनों में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो चित्र देखकर वाक्य लिखना अपेक्षाकृत आसान रहता है। तो आप पहला प्रयास आप उसका रखें, दूसरे नंबर पर आप अनुच्छेद को रखें। अब है यहाँ पर देखिए आपका 14 प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। अनुवाद करके आपको लिखना है, और केवल वाक्य पंचकम 5 वाक्यों का करना है। आपको यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा वाक्य मिलेंगे। पहला है, उद्यान में फूल खिल रहे हैं। तो उद्यान में सप्तमी लगेगी, उद्याने फूल पुष्पाणि खिल रहे हैं, तो विकसन्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। मेरे पास 5 फल हैं, तो मम समीपे 5 फलानि सन्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो क्या बनाएंगे आप, दिल्ली भारत की, इसका क्या बनाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगेगी तो बनेगा भारतस्य। राजधानी ये स्वयं संस्कृत का शब्द है, और है को आप अस्ति, इसका प्रयोग आप कर लेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे। तो कल बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं, ह्यः। हम दोनों आवाम गोवा गए थे, तो जहाँ गए थे उसमें द्वितीय लगेगी, तो गोवाम या गोवा नगरम, गोवा राज्यम, जो भी आप कहना चाहें। और गए थे, तो जाने में हम गच्छति का प्रयोग करते हैं, और भूतकाल है तो अगच्छत हो जाएगा एक वचन में। तो और हम दोनों हैं तो उत्तम पुरुष में आना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, अगच्छाव। तो पूरा वाक्य बन गया कि ह्यः आवाम गोवाम अगच्छाव। इस तरह से अगले वाक्य को देखते हैं। कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। तो कृपया तुम अर्थात त्वम मेरे लिए, मम कृते अथवा मह्यम, चतुर्थी विभक्ति भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, या मम कृते भी लगा सकते हैं, पानी जलम लाओ। अब लाओ में यहाँ पर देखिए कौन सा लकार लगेगा, यहाँ पर आज्ञा व प्रार्थना आदि में लगता है लोट लकार, तो लोट लकार लगेगा आनयतु। कृपया त्वम मम कृते जलम आनयतु। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, तो शनिवासरे अहम उत्सवे गमिष्यामि। और अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इदानीं त्वया पठितव्यम। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इदानीं त्वया पठितव्यम। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों का अनुवाद बना सकते हैं। और अब जो हमारा अंतिम भाग आ गया है, फिर से अब देखिए पठितावबोधनम। पठितावबोधनम पहले हमने विकल्पों के आधार पर किया था, अब हमें स्वयं यहाँ पर उत्तर देने हैं। अब देखिए एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश आपके पास आना है। ये गद्यांश है और ये आपके पाठ का ही हिस्सा है। ये देखिए बुद्धिमती वाले पाठ से ही है, आपके द्वितीय पाठ से, तो वहीं का यह पहरा है। आप इस पहरे को पहले अच्छे से पढ़ें
और उसके बाद इसी पहरे से आपको उत्तर छांटने हैं। और अब केवल 2 ही तरह के हैं प्रश्न, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, जिन्हें मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से छांट सकते हैं, पहले भी आप छांट लेते हैं उन्हें। तो कह भयाकुल चित्तो नष्टः, कौन भय से वहाँ पर भयभीत होकर भय से भरकर जो है वहाँ से भाग गया, तो कौन? व्याघ्रः। ये पहरे में आपको मिल जाएगा, देखेंगे आप उसका ध्यान से। तो वही करना वही है, पहले पंक्ति के पास पहुंचना है, वहाँ से उत्तर ढूंढना है, देखना है कि कौन सा शब्द प्रश्न में आया है, कौन सा नहीं आया, तो उत्तर तो वहीं से बनेगा। तो उनमें से थोड़ा सा सही अंदाज़ा लगाकर आप छांटेंगे तो बन जाएगा उत्तर आपका। सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श। अब जो वह बुद्धिमती है उसने कुत्र, कहाँ देखा था उसने व्याघ्र को? तो जब वो जा रही थी तभी उसने रास्ते में देखा था। तो मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, तो इसी पंक्ति में से आएगा उत्तर। और एक पद में दें तो गहन कानने, गहने जंगल में, या फिर कुछ कह सकते हैं कि मार्गे, रास्ते में, तो ये भी हो सकता है। दोनों भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही ठीक है। राजसिंह कह आसीत, राजसिंह कौन था? तो राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तो राजसिंह कौन था? कह राजपुत्र। तो आप इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं इनका। आप पूर्ण वाक्य इनको देख लेते हैं। प्रश्न है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद। अब इसके लिए फिर से आपको वही पंक्ति ढूंढनी है, और पंक्ति देखिए कौन सी पंक्ति में आपको ये मिलेगा। देखिए जगाद कीवर्ड था वहाँ पर, चपेटया प्रहृत्य जगाद, तो इसी पंक्ति में से है। और प्रश्न था कि सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, तो यहीं से आप उत्तर बनाना शुरू करें। सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद यत् कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। ये आपका यहाँ पर पूरा हो गया। या फिर आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम पश्चादन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। ये पूरा वाक्य यहाँ तक था जो बुद्धिमती ने कहा था। द्वितीय प्रश्न है बुद्धिमती सा किमर्थम पितुर्गृहं प्रति चलिता, क्यों जा रही थी पिता के घर के प्रति? तो ये आरंभी पंक्ति में ही देखिए, तो केनापि आवश्यक कार्येण, तो बुद्धिमती सा केनापि आवश्यक कार्येण पितुर्गृहं प्रति चलिता। बीच में से ये शब्द जो भी इन्होंने नहीं पूछे हैं, तो फिर हम जो है इन शब्दों को बीच में ना लिखें यहाँ पर। इस पूरी पंक्ति को लिखने का मतलब होगा कि आपने उत्तर को की पंक्ति को छांटा है, उत्तर बनाया नहीं है। इसलिए आप पंक्ति को छांटे जरूर, लेकिन उसे ऐसा यूं का यूं मत लिखें, वहाँ से उत्तर बनाएं। और तीसरा है मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श, क्या देखा उस बुद्धिमती ने? तो कौन सी पंक्ति में है? देखिए इसका उत्तर ये रहा ददर्श। तो मार्गे सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, गहन कानने आप चाहें तो छोड़ दें, इतना आप लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 16वें प्रश्न की ओर। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये आपके प्रथम पाठ से ही लिया गया है, शुचि पर्यावरण का, और प्रारंभिक जो पहरा है यह वहीं से है यह। तो एक पदेन उत्तरतः है अत्र किम दुर्वहम जातम, किम दुर्वहम जातम जीवितम। कदा, कदा मतलब कब, महानगरे कालायस चक्रम चलति, महानगर में जो कालायस चक्र है वो कब चलता है? तो महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम, इसी पंक्ति में से ढूंढना है। तो अनिशम रात दिन, रात दिन चलता है जो काला पहिया है, जो गाड़ियां हैं। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? तो कहा है कि शुचि, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र हो। फिर प्रश्न आया है आगे देखिए पूर्ण वाक्य में कि कालायस चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, क्या करता हुआ? अब ये देखिए, तो हम कहें कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। ऐसे आप उसे सही करके आप उत्तर बनाएं, पंक्ति को ऐसा मत, ऐसे का ऐसा मत लिखें। बस ये बच्चों आप जरूर ध्यान रखें इस बात का। केन जनग्रसनम न स्यात्, अभी अंतिम पंक्ति में हमें मिल रहा था, तो अमुना, अमुना
दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न स्यात्। ऐसे आप उत्तर बना लेंगे। और अगला है का अस्माकं शरणमस्ति, हमारी शरण क्या है? तो गीत में आया देखिए प्रकृतिरेव शरणम, तो प्रकृति ही एव अस्माकं शरणम अस्ति। ऐसे आप इसका पूर्ण वाक्य का उत्तर भी बना लेंगे। और अंत में अब नाट्यांश है हमारे पास में 17वें प्रश्न के रूप में। और नाट्यांश में क्या है कि अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये आपके सप्तम पाठ से लिया गया है। आप इसको एक बार उत्तर देने से पहले आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और फिर आप इसके प्रश्नों को आप पढ़ें। थोड़ा सा ठीक ठाक यह है, मतलब बहुत छोटा नहीं है, अच्छे से आप उसे पढ़ लें। और अब प्रश्न क्या है देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत का कि कह सगर्वम वदति। अब गर्व सहित कौन कहता है? देखिए कहाँ लिखा हुआ है सगर्वम, तभी तो पता चलेगा। तो सगर्वम लिखा हुआ है ये यहाँ पर, तो कौन गर्व के साथ कह रहा है? वानरः। तो हमारा एक पदेन उत्तर हो गया वानरः। अगला है नाट्यांशे कह श्लोकम वदति। अब नाट्यांश में एक श्लोक आया है, ये रहा देखिए श्लोक। इस श्लोक को कौन बोल रहा है? तो कह वदति मयूरः, तो ये उत्तर हो गया मयूरः। फिर एक प्रश्न है अरे वानर तूष्णीम भव इति कह कथयति। ये कौन कह रहा है कि अरे वानर चुप हो जाओ? तो ये किसने कहा है? देखिए ये रहा यहाँ पर, तो कौन कह रहा है? ये मयूरः, इसे भी मयूर ही कह रहा है, तो ये भी बनेगा उत्तर यहाँ पर मयूरः। अब पूर्ण वाक्य यदि हम देखें तो विधात्रा मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः। कैसे मयूर को पक्षीराज किया है, बनाया है? तो विधात्रा, अभी मयूर ने ही कहा था ऐसा कि मुझे तो पक्षीराज किया है। तो विधात्रा, अभी एक मयूर कहता है कि मम शिरसि, मेरे सिर पर, लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड से कह रहा है, लेकिन हम तो डायरेक्ट से नहीं कहेंगे, हम तो इनडायरेक्ट कहना पड़ेगा। हम कहेंगे कि विधात्रा मम की जगह आ जाएगा मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता सह पक्षीराजः कृतः। उसे पक्षीराज बना दिया। बच्चों ऐसे आपको देखिए नाटक में थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ध्यान आपको रखना पड़ता है, तो नहीं तो फिर आपका उत्तर आपको अंक आपको पूरा नहीं मिलता उसके लिए। फिर एक प्रश्न है काकः किम वदति। कौवा क्या कह रहा है? देखिए कौवा कह रहा है, एक ही संवाद है कौवे का। तो काकः वदति, अरे काकः वदति यत् अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। ऐसा कहता है। तो इस प्रकार। और अंतिम प्रश्न है वानरः सगर्वम किम वदति। वानर जो है वो गर्व सहित क्या कह रहा है? क्योंकि वानर का संवाद आप देख रहे हैं कि वैसे तो एक ही बार आया है। तो वानरः सगर्वम वदति यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। तो इस प्रकार वानर गर्व सहित यह बात कहता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर से छांट सकते हैं। अब 18 प्रश्नः अस्ति। इसमें आपको क्या करना है? अब इस प्रश्न में बच्चों आपको अन्वय करना है। और ये श्लोक दिया गया है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। वह विमूढ़धी अपक्व फल को खाता है। तो अन्वय का अर्थ है बच्चों कि उसे हिंदी अर्थ के क्रम से उसे सही क्रम में लगाना। हिंदी जो उसका अर्थ है उस क्रम से लगाना। तो यह वाचम त्यक्त्वा, कैसी वाचम त्यक्त्वा? धर्म प्रदाम। और इसके लिए मंजूषा भी दी गई है आपको। देखिए मंजूषा से 4 शब्द छांट लिए इन्होंने, आपका काम और आसान हो गया है। तो यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत् सह विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य। उसे छोड़कर वो अपक्वम फलम भुंक्ते, कच्चे फल को ही खाता है। ये तो था अन्वय। इसमें क्या है देखिए श्लोक के ही सारे शब्द थे, बस जो रह गए थे वो यहाँ आ गए, हमने उन्हें क्रम से लगा दिया जहाँ जिसका अर्थ बन रहा था।
इसके ऑप्शन में विकल्प में आपको मिलेगा बच्चों भावार्थ। भावार्थ में भी काम वही है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको, लेकिन भावार्थ में देखिए जो श्लोक लिखा है इसका भावार्थ लिखा हुआ है, ये इसका भाव क्या है, क्या कहना चाहा है। आपको इसके भाव में जो रिक्त स्थान भरने हैं वो मंजूषा उनके लिए भी दी गई है, तो आप इसे भी भर सकते हैं। जैसे अब काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो जब आप इसे समझेंगे तो अस्य भावः अस्ति, इसका भाव यह है कि वर्णः कृष्णः वर्तते, वर्ण कृष्ण होता है किसका। अब आगे पिकस्य तो नाम ले ही रखा है, पिकस्य भी वर्णः, तो यहाँ किसका मतलब है कि काकस्य, तो काकस्य वर्णः कृष्णः वर्तते, पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः एव अस्ति, उसका भी रंग कृष्ण ही है, काला है। अतः पिके काके च कः भेदः अस्ति, अर्थात वर्णदृष्ट्या तयोः कश्चित् भेदो न दृश्यते, रंग की दृष्टि से तो उनमें तो कोई भेद है ही नहीं। परंतु यदा रिक्त स्थाने समयः, किसके समय में, वसंतस्य समयः आगच्छति, वसंत ऋतु आती है, तदा तयोः स्वरैः ज्ञायते, उन दोनों के स्वर से ज्ञात होता है, यत् कः रिक्त स्थानम् अस्ति कः पिकः वर्तते, कः काकः अस्ति कश्च पिको वर्तते, ऐसे। तो इस प्रकार बच्चों आप अपने इस प्रश्न को कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं आपके अंतिम प्रश्न पर, और जो कि प्रश्न है अधोलिखित कथांशम समुचित रूपेण समुचित क्रमेण लिखत। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पाठ में से, कहानी में से लिए गए हैं ये वाक्य, लेकिन इन्हें आगे पीछे करके लिख दिया गया है, आपको बस इन्हें क्रम से लगाना है। तो आप पहले इनको सभी को एक बार आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल ध्यान से आप इनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप इसे आगे और देखिएगा। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर, कहाँ से आरंभ होता है। आरंभ होता है देखिए कि एकः कृषकः आसीत्, बात तो यहीं से शुरू होती है, किसान था। तो किसान था, तो फिर है 5वें नंबर पे ये, तो तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम, उसके पास में 2 बैल थे। फिर जो 2 बैल थे तो क्या हुआ, फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा ये वाक्य, तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल भी था। चौथे नंबर पर क्या आएगा, 7वां वाक्य आ जाएगा कि वह जो बैल था वो हलम ऊढ्वा गंतुम अशक्तः, हल को अपने कंधे पर उठाकर चलने में असमर्थ था और खेत में ही गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो क्रुद्ध कृषक तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, 5वें नंबर पर ये आ जाएगा वाक्य। 6ठे नंबर पर फिर क्या आएगा, 6ठे नंबर पर आ जाएगा कृषकः, किसान जो था, तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, उसे वह बार बार उसे उठाने का प्रयास कर रहा था। ये 6 हो गए वाक्य। 7वें पे आ जाएगा ये दूसरा वाक्य कि पुत्र से दैन्यावस्था दृष्ट्वा सुरभि दुखिता भवत्, सुरभि दुखी हो गई पुत्र की इस दीनावस्था को देखकर। और अंतिम वाक्य आ जाएगा जब सुराधीप ने उनसे पूछा था कि तुम क्यों रो रही हो। तो इस प्रकार हमने इन वाक्यों को एक क्रम से लगा दिया है, ये क्रम है इन वाक्यों का, तो इस क्रम से हमने इन्हें लगाया है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने आपके 19 के 19 प्रश्न कर लिए हैं। पहले तो आप जो हैं एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, क्योंकि आपने 19वें प्रश्न तक इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से समझा है। तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न पत्र आपको, इसमें कौन से प्रश्न आए हैं ये भी स्पष्ट हो गया है, आपको किस तरह से वो प्रश्न पूछे जाने हैं और उनके उत्तर कैसे आप दे सकते हैं। हमने ये भी प्रयास किया है कि आप उनके उत्तर देना भी सीख पाएँ। फिर भी हम हर प्रश्न पर आपको अलग मटेरियल भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, उनका अभ्यास कराने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इससे हमें पता चलेगा कि अगली वीडियो में हम और किस तरह से आपके लिए सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।